2022 में 12 का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने फिजिक्स में कुछ गेस क्वेश्चन किए हैं और उस गेस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिए, उसको हम बदलाते हैं। तो इसमें है ये ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो यहाँ पास तीनों का हम लोग देख लेंगे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्योंकि समतल दर्पण समतल होता है ना कि वक्र होता है, और वक्रता त्रिज्या उसी की होती है जिसका वक्र होता है। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 0, क्योंकि ये वक्र है ही नहीं तो फिर वक्रता त्रिज्या कहाँ से होगी? समतल की कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 0। अब देखेंगे, जैसे ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अब इसमें वक्र है, इसमें वक्र है। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तो इसमें वक्र हो गया, इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसकी? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसमें एक और हम लोग देखेंगे, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो इसकी क्या होती है? धनात्मक। यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0। यहाँ पास 3 क्लियर हो जाता है। यानी समतल दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 0, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तालाब की तल कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो जब प्रकाश हवा से पानी में जाती है तो पानी जो है वो सघन माध्यम में, हवा जो है विरल माध्यम में। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि तालाब की तल कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यानी इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का तल कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जैसे मछली पानी में सतह से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो इसका भी कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण भी अपवर्तन होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही छड़ी जो है वह तिरछी दिखाई देती है, या कोई भी वस्तु तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में दोनों मिलाकर के 4 मिनट का अंतर होता है। यानी अपवर्तन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो गया? फिर से एक बार थोड़ा सा सुन लोगे कि तालाब की तल कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन के कारण, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मछली का पानी में अपने सतह से कुछ ऊपर उठा दिखाई देना, या बाल्टी का तल ऊपर उठाए दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रातःकालीन और संध्याकालीन में के वास्तविक समय में 2-2 मिनट का अंतर आ जाता है, यानी कुल 4 मिनट का अंतर आता है। अगला क्वेश्चन, क्रांति कोण क्या है? तो क्रांति कोण जब आपतन का कोण इतना अधिक हो जाए कि अपवर्तित किरण अपने सतह से होकर जाने लगे, अर्थात अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उस कोण को आपतन का कोण कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें जब होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से कहा जाती हैं, विरल माध्यम की हो जाती है। सघन माध्यम से किधर जाती है? विरल माध्यम की हो जाती है, तो वह अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन जब आपतन कोण का मान बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? इतना कर दिया जाए कि अपवर्तित किरण जो है वह कहां से होकर जाने लगे?
सतह से होकर जाने लगे, यानी I इज इक्वल टू आई सी, तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस कोण को, उस आपतन के कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे वह महत्तम आपतन का कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण यानी R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो वही आपतन का कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक का कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आईसी से सूचित करते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। इसका छठा केस है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को मोड़ने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग क्वेश्चन अगला देखेंगे कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है, परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और भी घटनाएं होती हैं, जैसे मृगमारीचिका, ऑप्टिकल फाइबर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। मृगमरीचिका की घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। या ये तभी होता है जब पर मीटर, जब फोकस दूरी इसमें हो, मीटर में हो। दो उत्तर लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो समतुल्य लेंस क्या होता है? तो वह समतुल्य लेंस अगर वो पॉजिटिव आता है, फोकस दूरी पॉजिटिव आता है, तो उत्तर लेंस की तरह विभाग 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होती है? तो हम लोग जो है इसकी फोकस दूरी यानी कितना दिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू 20 और f2 इज इक्वल टू 40। तो इसको हम लोग समतुल्य फोकस निकालते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 यानी 1 + 20 1/40 यानी 40 तो 2 + 1 यानी 1/f इज इक्वल टू 3/40। तो 1/f इज इक्वल टू कितना है? 3/40। तो f इज इक्वल टू कितना? 40/3। लेकिन ये सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 100 तो 10 2 5 यानी 2/5 से 15 की क्षमता निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/8। तो 1 यानी 2/15 15 ऊपर चल रहा है यानी 7.5। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला देखेंगे तीन लेंसों जिसकी फोकस दूरी कितना है, यानी f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और f3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तीनों को क्या किया गया है? एक दूसरे के संपर्क में रखा गया, यानी 1 इज इक्वल टू 20 + 1/30 + 1/60। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये 2 + 1। तो 3 को 5 में 6 यानी 6/60 यानी f इज इक्वल टू 60/6।
तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगला गेस्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम में हाजिर होंगे। ठीक है।